अविकारी शब्द। इस अविकारी शब्दों को ही हम अव्यय भी कहते हैं। इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? अव्यय होता है। इसकी जो डेफिनेशन है, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक का जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे अविकारी कहलाते हैं। वे अविकारी कहलाते हैं। जो शब्द जैसे होते हैं उनका वैसा ही प्रयोग सभी जगह हो। अविकारी अर्थात अव्यय कहलाते हैं। अविकारी कोष्ठ में अव्यय के भेद 4 होते हैं, लेकिन कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अव्यय के भेद 4। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अव्यय के भेद 5। और 5वां जो भेद माना जाता है वो निपात अव्यय को माना जाता है। किसको मानेंगे? निपात अव्यय को। क्लियर? हाँ, पीएनजी नहीं मिलती है। हिंदी स्पेशल के जितने भी बैच हैं उसमें पहले भी कभी किसी बैच में नहीं मिली, आगे जो 50 बैच और आएंगे उनमें भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ जो आपको क्लास नोट्स दिए गए हैं वो सारी यही चीज़ है। जब आप क्लास नोट्स वाली पीडीएफ खोलते हो जो कि 68 पेज की है, उसमें सारी की सारी चीज़ें लिखी गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पढ़ना है तरीके से, ढंग से, तो फिर आपको तमाम उन चीज़ों से फ़ायदा लेने की कहीं ना कहीं जिज्ञासा होनी चाहिए कि किस तरीके से क्या चीज़ आपको मिली है और किसमें क्या चीज़ दिया गया है। तो ये थे हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कि जिन शब्दों पर लिंग, आपको ये ध्यान रखना है हिंदी के अंदर हम 3 प्रकार के लिंगों का प्रयोग करते हैं। एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, एक होता है उभयलिंग। मूल भेद लिंग के 2 ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मंत्री है, सचिव है, इसके साथ साथ सरपंच है, प्रधान है, तो ये सारे के सारे विधायक हैं, सांसद हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये चित्रकार है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उभयलिंगी होते हैं। अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हम इनका समान रूप से प्रयोग करते हैं। तो हिंदी में मूल लिंग 2 होते हैं, लेकिन कुल जो लिंग होते हैं प्यारे दोस्तों वो होते हैं 3। जब वचन की बात करते हैं तो 2 ही वचन हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ के लिए एक वचन का प्रयोग और 2 या 2 से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग। पुरुष हिंदी के अंदर 3 पुरुष होते हैं। एक उत्तम पुरुष होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, मध्यम पुरुष होता है सेकंड पर्सन के लिए, और एक होता है प्यारे दोस्तों अन्य पुरुष थर्ड पर्सन के लिए। काल है, वर्तमान, भूत, भविष्य, कारक है। 8 प्रकार के कारकों में जो शब्द परिवर्तित ही ना हो, जैसा हो ऐसा ही प्रयोग हो, उन्हीं को हम कहते हैं अविकारी शब्द, उन्हीं को कहते हैं हम अव्यय शब्द। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पे जो हमें अविकारी अव्यय हैं ये किसी भी लिंग, वचन, काल, कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं, जिनकी वजह से जिसमें विकार ना हो। तो यहाँ एक शब्द है हमारा मूल विकार, और इससे आगे क्या लगा हुआ है, तो जिसमें विकार ना हो अर्थात जो परिवर्तित ना हो वो अविकारी होते हैं। अव्यय व्यय का अर्थ होता है खर्च, आगे ए लगा हुआ है, तो जो खर्च ना हो, खर्च हो, जैसा हो ऐसा का ऐसा ही रहे, उन्हीं को हम अव्यय अर्थात अविकारी कह रहे हैं। क्लियर? इसके बाद में जो शब्द जैसे होते हैं उनका वैसा ही प्रयोग सभी जगह हो, अविकारी अर्थात अव्यय कहलाते हैं। अविकारी अव्यय के भेद मूल रूप से 4 होते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ये 4 भेद हैं। कई बार जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ ये पूछे आपसे अविकारी अव्यय के कितने भेद हैं, कई बार वो नाम दिया होता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अव्यय के भेद बताइए, या किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अव्यय के भेद बताइए। तो जो किशोरीदास वाजपेयी है ये थोड़ा सा दोबारा से मैं लिखता हूँ। क्लियर?
ये दोनों के दोनों हिंदी के व्याकरण शास्त्री है। जैसे संस्कृत में 3 व्याकरण शास्त्री हुए, सबसे पहले व्याकरण शास्त्री थे पाणिनि, इसके बाद दूसरे जो थे वो कात्यायन थे, और तीसरे जो थे पतंजलि। ये तीनों ही व्याकरण शास्त्री रहे हैं संस्कृत के। सबसे बड़े पाणिनि रहे हैं, दूसरे कात्यायन रहे हैं, और तीसरे रहे पतंजलि। ऐसे हिंदी के जो व्याकरण शास्त्री हुए जिन्होंने उन तीनों का अनुशीलन किया है, समीक्षा की है बहुत अच्छे से, वो थे कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी व्याकरण को सुव्यवस्थित करने का जो श्रेय जाता है वो कामता प्रसाद गुरु और किशोरीदास वाजपेयी को जाता है। तो कई बार अलग अलग एग्जामों में इनके नाम दे के भी अव्यय के भेद पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये जो 4 या 5 भेद है ये कौन कौन से अव्यय के प्रकार कितने हैं? 4। कौन कौन से प्रकार है? अव्यय का एक प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। और फोर्थ है विषम्य बोधक अव्यय। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विषम्य बोधक अव्यय। 5वां जो भेद माना जाता है वो माना जाता है निपात अव्यय। हालांकि निपात अविकारी शब्दों के अंतर्गत ही आता है, लेकिन ये ऊपर के 4 अवयवों से एकदम डिफरेंट है। तो 5वां जो भेद माना जाता है वो क्या है? अब ऑप्शन में 4 भी आ जाए और 5 भी, और आपसे पूछिए अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो राइट आंसर 5, जब तक ऑप्शन में 5 है। और जब ऑप्शन में 5 नहीं है तो राइट आंसर 4। और जब वो किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार पूछे कितने होते हैं तो राइट आंसर 5। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछे ऑप्शन में 5 ही क्यों ना, तब राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो ये तो थे हमारे प्रकार वाले भेदों वाले क्वेश्चंस। अब इसमें से एक एक को लेंगे और फिर निपात तक पहुंचेंगे, तो ये हमारा टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। इसमें पहला जो भेद है वो है क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द क्रिया की जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार के क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कालवाची, स्थानवाची, परिमाणवाची, वाची का अर्थ होता है कहना, और रीतिवाची। तो आपको ध्यान रखना है काल, स्थान, परिमाण और रीति। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार बताइए, भेद बताइए, तो राइट आंसर है 4। और उन 4 में क्या क्या आएंगे? उसमें कालवाची, जो समय को बताए। काल का अर्थ क्या होता है? समय का ज्ञान कराने वाले अविकारी शब्द। समय का ज्ञान कराने वाले अविकारी शब्द। दूसरा, जगह का बोध कराने वाले अविकारी शब्द कहलाते हैं स्थानवाची। मात्रा का ज्ञान कराने वाले अविकारी शब्द। अविकारी मतलब जो किसी भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित ना हो। मात्रा का ज्ञान कराने वाले अविकारी शब्द। रीति का ज्ञान कराने वाले स्थिति, शैली,
स्थिति शैली तरीके का बोध रिकॉर्डिंग चला को बुरे मेंटल हो बिल्कुल का तो रिकॉर्डिंग चला बस हंसते क्या वर कहलाते हैं? रीतिवाची। तो आपको ये ध्यान रखना है तुम जगत नहीं कि पड़ता यहाँ से जो बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाले, खान भगवान ने बना वचन में काफी तब कोई तक रात इनका बहुत सारे टॉपिक डिपेंड है। दूसरा शुद्ध व अशुद्ध वाक्य वाला क्वेश्चन बनता है, रिक्त स्थान की पूर्ति वाला क्वेश्चन इससे बनता है, और वाक्य कान भर प्रतिस्थापन दे सुना सुना और अनुच्छेद की जो रिक्त स्थान दिए आज होते हैं आते उसकी हैं पूर्ति के दिन भर लिए पढ़ने सबसे वाले ज्यादा इन अभिकारी शब्दों का ही प्रयोग होता है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं आपके सिलेबस में जो डायरेक्टली मेंशन नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं। मान के चलो वाक्य प्रतिस्थापन दे दिया, रिक्त स्थान वाले वाक्य दे दिए, अशुद्ध वाक्य दे दिए। अब वाक्य प्रतिस्थापन, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य की पहचान या फिर अनुच्छेद दिए गए अनुच्छेद को पूरा करना अगर दे देता है शब्दों के माध्यम से, तो बिना संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण अव्यय निपात के आप उनको नहीं कर सकते हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसलिए बहुत कुछ पाने के लिए आपको पहले से सीखना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। उनमें काल कहते हैं समय को, स्थान कहते हैं जगह को, परिमाण कहते हैं मात्रा को, रीति कहते हैं स्थिति। यानी कि कार्य की करने की जो स्थिति का ज्ञान कराएंगे उसको क्या कहेंगे? रीतिवाची कहेंगे। तो यहाँ काल का अर्थ क्या हो गया? समय। स्थान का अर्थ क्या है? जगह अर्थात प्लेस। परिमाण का मात्रा अर्थात क्वांटिटी। और रीति का अर्थ क्या हो गया? स्थिति, शैली या फिर कार्य के करने का जो तरीका होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के। अब आ जाते हैं कालवाची पे। पहला भेद है कालवाची क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता को बताएंगे। तो कालवाची के अंतर्गत जो हम शब्द लेंगे वही है जो समय का ज्ञान करा रहे हैं। तो कौन कौन से शब्द आएंगे कालवाची के अंदर? आज, कल, परसों, अभी, अब, फिर कभी, अभी अभी। बोल लगी हो बता रहे क्लास हल्ट ये मोनी हवा मोनी पूरा घूमने नहीं पड़ा क्या भाई शिवानी पट रही है मुझे लेडी वाली भाई लेडी वाली मुझे आ जाए यार जरूर आप पड़ा मोनी मुझे का जरूरत है काय कर लग रही समझ आ रही मोनी प्रकाश का टोटू हां मोनी रात ये तो बैठे ये क्या है हमारी कालवाची? दूसरा ना वो पड़े स्थान जगह को बताने वाली। पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, इधर उधर इधर जिधर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, यहाँ वहाँ, जहाँ कहाँ कहाँ, यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ आदि। ये कालवाची है और ये क्या है? स्थानवाची है। ये क्या है? स्थानवाची। तीसरा परिमाणवाची क्रिया विशेषण। इसके अंदर कौन कौन से शब्द आएंगे? अल्प, न्यून, अधिक, बहुत, कम, थोड़ा, ज्यादा, सुलभ। सुलभ मतलब जो अपने से कम हो, सुलभ, अत्यंत, अत्यधिक, सर्वाधिक, बूंद बूंद, बूंद बूंद, अत्यधिक,
नयोनाधिक, अधिकाधिक, एकाधिक, बहुतायत, आदि। ये सब क्या है? परिमाण को बताने वाले। फोर्थ, रीतिवाची क्रिया विशेषण शब्द। रीतिवाची में क्या होगा? अचानक, एकाएक, एकदम, तुमने कौन मोनी में खिला को भागल? अलग अलग अलग। अरे यार छोटू मोनी में रखो। हाँ टेंशन हो रही है कौन बोलेगा है क्यों जीवन में कौन बोलेगा नहीं बोले आता हूँ अब बस ना बोले नहीं धड़ाधड़ फटाफट पर बोला तो पर रे बुलबुल का है फटफट तुरंत आदि। ये सारे क्या है? हमारे रीतिवाची। आप एक पंथ तीन काज कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। ये सारे के सारे जो मैंने शब्द लिखे हैं ये अविकारी शब्द हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सारे के सारे शब्द क्या है? ये अविकारी शब्द हैं। यही सारे के सारे शब्द ये वाले और इस पेज वाले, ये यानी कि रीतिवाची, परिमाणवाची, स्थानवाची और कालवाची, ये सारे के सारे शब्द हमारे अव्यय भी हैं। यही सारे के सारे शब्द जो है उसको हमारे अविकारी भी हैं, और यही सारे के सारे शब्द हमारे क्रिया विशेषण भी हैं। जब हम इनके साथ किसी क्रिया को ले आएंगे तो ये क्रिया विशेषण का काम करेंगे। जब तक ये अकेले हैं तब तक पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है अविकारी और अव्यय शब्द हैं। और जब क्रिया की विशेषता को बताने में हम इनका प्रयोग करेंगे तो क्रिया विशेषण बन जाएंगे, और जब इनका प्रयोग हम किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ करेंगे उसके साथ संबंध को बताने के लिए तो यही सारे के सारे शब्द संबंध बोधक अव्यय भी कहलाएंगे। एक पंथ तीन काज। ध्यान से सुनो दोबारा से मैं क्या कह रहा हूँ। जब तक ये अकेले हैं, जैसे नीचे आ गया, दाएं आ गया, वहां, यहाँ, बाहर, अंदर आ गया, जब तक ये अकेले हैं तो इन्हीं सारे शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं और यही अव्यय अविकारी भी कहलाते हैं। लेकिन जब जब हम इनका प्रयोग किसी क्रिया के साथ करेंगे कि कल चलेंगे, तो वहां उस कंडीशन में कल चलेंगे, कल वहां क्रिया की विशेषता को बताने वाला क्रिया विशेषण कहलाया। लेकिन जब हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ करेंगे तो ये सारे के सारे संबंध बोधक बन जाएंगे। आप दो चीज एक साथ कंप्लीट करोगे, एक तो क्रिया विशेषण अव्यय और दूसरा संबंध बोधक, क्योंकि जिनको आप क्रिया विशेषण अव्यय कह रहे हैं वही संबंध बोधक अव्यय भी है। बस अंतर कितना है, यहाँ ये क्रिया की विशेषता को बताएगा और यहाँ ये संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध को बताएगा। क्लियर? इनको आप किसी भी लिंग वचन काल कारक में बदल नहीं सकते हो। आज का आप आज ही नहीं बना सकते, आज ही नहीं बना सकते, कल का कल या कल ही नहीं बनेगा, परसों का परसों नहीं बनेगा, अभी को या अब, अभी अभी, फिरी फिरे, आप इनमें से किसी भी शब्द को किसी भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं कर सकते। सुबह का सुबह नहीं बना सकते हो, ठीक है? तब का तबे या तभी नहीं बन सकता है, कब का कभी कभी नहीं बनेगा, आगे का आगे या आगे नहीं बनेगा, अंदर का अंदर या अंदर नहीं बनेगा। तो इनको आप किसी भी लिंग वचन में बदल नहीं सकते। अल्प का अल्पे या अल्पी नहीं बना सकते आप लिंग वचन में। अचानक का अचानक या अचानक नहीं बनेगा, यहाँ शीघ्र का शीघ्री या शीघ्र नहीं बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनमें से कोई भी शब्द किसी भी लिंग, किसी भी वचन, किसी भी काल कारक में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जो शब्द किसी भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित ना हो वे अव्यय हैं, वे अविकारी हैं। यही सारे के सारे शब्द हैं जिनमें से पूछा जाता है। क्लियर? तो रीति का कहते हैं कार्य की स्थिति को बताने वाले, क्रिया की कंडीशन को बताने वाले। इनकी रीति का मतलब होता है तरीका। तो जो कार्य होने के तरीके को बताता है वह उसे अचानक मार बैठा, तो ये तरीका है अचानक मार बैठा। तो जो भी कार्य के होने के तरीके का ज्ञान कराएगा तो वो क्या कहलाएगा? रीतिवाची कहलाएगा। जो क्वांटिटी मात्रा का ज्ञान कराएगा वो परिमाणवाची कहलाएगा, और जो स्थान जगह प्लेस का ज्ञान कराएगा, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर, वो स्थानवाची है। जो काल समय का ज्ञान करा रहे हैं सारे शब्द, इसीलिए कालवाची कहलाएगा। तो ये सारे के सारे अविकारी भी हैं, ये अव्यय भी हैं, ये कालवाची है, ये स्थानवाची है, ये परिमाणवाची है, ये रीतिवाची है। इन्हीं को हम क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये जब क्रिया की प्यार दोस्तों विशेषता को बताते हैं, और यही सारे के सारे संबंध बोधक कहलाते हैं जब ये किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अब देखो ध्यान से इनको कैसे करेंगे आगे की कंडीशन पर। अगर ये इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहाँ पर एक तो है हमारा अव्यय, दूसरा लिया हमने यहाँ क्रिया विशेषण, और फिर यहाँ लिया हमने संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय और फिर संबंध बोधक अव्यय। जैसे हमने यहाँ पर एक शब्द लिया बाहर,
तो ये जो बाहर है ये अव्यय है, और यहाँ हमने शब्द लिया बाहर जाओ, तो यहाँ ये बाहर क्रिया की विशेषता को बताने वाला क्रिया विशेषण है, क्योंकि यहाँ इसके साथ ये क्रिया आ गई। और यहाँ हम कह रहे हैं घर से बाहर जाओ, तो इसमें जो ये बाहर है ये संबंध बोधक है। मैंने बाहर शब्द का प्रयोग तीनों में किया, जब तक ये अकेला है ये अव्यय है, जब ये क्रिया के साथ आ गया तो क्रिया की विशेषता को बताने लगा, क्रिया विशेषण कहलाया। और जब ये घर संज्ञा के साथ आ गया या किसी कारक चिन्ह के बाद प्रयोग हो रहा है तो ये कहलाता है संबंध बोधक। संबंध बोधक की यही पहचान है। ये तो वो कारक चिन्ह के बाद हम उसका प्रयोग करेंगे तो संबंध बोधक कहलाएगा, या फिर प्यारे दोस्तों हम किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रयोग करेंगे तो भी वो क्या बन जाता है, संबंध बोधक बन जाता है। ऐसे ही हमने यहाँ दूसरा शब्द लिया आगे, क्या लिया आगे, यहाँ पे हम प्रयोग कर रहे हैं आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ो, सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। अब यहाँ पे हमने संज्ञा के साथ प्रयोग किया आगे का, क्लियर। यहाँ पे अंदर अंदर बैठो, बंदर कमरे के अंदर चला गया। ऐसे ही ऊपर ऊपर चलो, किताबें अलमारी के ऊपर रखी है, क्लियर। तो आपको इतनी कंडीशन से ही समझ में आ जाएगी चीजें। मैंने यहाँ पे ये जो बाहर आगे अंदर और ऊपर है ये अविकारी शब्द है, ये अव्यय है, क्योंकि ये किसी भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाहर का आप बाहर नहीं बना सकते, आगे का आगे, अंदर का अंदरी और अंदरी, ऊपर का ऊपरी। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, जब हम इसका ऊपर का ऊपरी बनाएंगे तो अपने आप में जब विशेषणों से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर लेते हैं, कुछ भाववाचक संज्ञा में करते लगा के हम विशेषण भी बना लेते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर प्यारे दोस्तों वो शब्द अलग प्रयोग करते हैं। कई बार इन्हीं शब्द का प्रयोग हम परविशेषण के रूप में भी करते हैं, जैसे बहुत है, अधिक है, अत्यंत है। तो वो तो कंडीशन होती है उस सेंटेंस की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस में इनको पूछता है। तो जब वो किसी विशेषण की विशेषता को बताने के लिए इनको पूछेगा तो वही परिमाणवाची अव्यय हमारे जितने होते हैं वो परविशेषण का काम करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, इनमें से अगर हम किसी की विशेषता को बताने के लिए प्रयोग करेंगे तो ये सारे के सारे परिमाणवाची अव्यय ना होकर परविशेषण का काम करेंगे। जब ये क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं तो क्रिया विशेषण है, जब ये अकेले हैं तो ये अविकारी है, और जब किसी विशेषण की विशेषता को बता रहे हैं तो ये परविशेषण है, और जब इनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के साथ किया जाए तो प्यारे दोस्तों ये संबंध बोधक अव्यय है, और जब इनका प्रयोग केवल और केवल क्रियाओं के साथ हो तो ये क्रिया विशेषण अव्यय है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इस चीज को कहाँ कब किस संदर्भों में प्रयोग करता है। आप किसी के लिए भाई भी हो, आप किसी के पति भी बनोगे आगे, जब आपकी शादी हो जाएंगे, आपके जब बच्चे हो जाएंगे तो उनके आप पिता भी कहलाओगे। तो समाज के लिए आप एक अच्छे नागरिक भी हो, दादा दादी के लिए आप उनके पोते पोती हो। तो यानी कि आप कब पोते पोती का काम कर रहे हो, कब पिता का काम कर रहे हो, कब एक भाई का काम कर रहे हो, ठीक है, कब एक अच्छे नागरिक का काम कर रहे हो, तो आपकी स्थिति डिपेंड करती है उस चीज पर। ऐसे ही ये भी इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो जब भी हम केवल और केवल इनका प्रयोग करें, अधिक बताओ क्या, न्यून क्या, अल्प क्या, तो यह भी कार्य है, अव्यय है। और अव्यय भी कौन से हैं, जब वो पूछे कि ये कालवाची, स्थानवाची, परिमाणवाची, रीतिवाची, तो आप कहोगे परिमाणवाची है। और जब इनके साथ आप किसी क्रिया का प्रयोग कर लोगे तो आप कहोगे क्रिया विशेषण है। और जब इनके साथ किसी संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग कर लोगे आप कहोगे कि ये संबंध बोधक है। और जब आप इनके साथ किसी विशेषण की विशेषता को बताने के लिए इनका प्रयोग करोगे तो वही परविशेषण कहलाएगा। एक पंथ पांच काज, एक ही शब्द पांच अलग अलग सेंस में हम प्रयोग करें। अब यहाँ पे देखो ये अव्यय है, ये क्रिया विशेषण अव्यय क्यों कहलाए, क्योंकि ये क्रिया विशेषण इसलिए नहीं कहलाए क्योंकि इनके साथ क्रिया है ही नहीं। तो क्रिया विशेषण तो तब कहलाएंगे ना जब इनके साथ क्रिया होगी, जाओ, बढ़ो, बैठो, चलो, ये क्रिया है ना। अब ये क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं, और जो क्रिया की विशेषता को बता रहे हो क्रिया विशेषण हुए। और जब तक ये अकेले थे तब तक ये अविकारी अव्यय थे। अब यहाँ ये क्रिया विशेषण नहीं है, यहाँ ये घर, सेना, बंदर, किताब की विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए संबंध बोधक कहलाए, उनके साथ संबंध है। यहाँ ये कारक चिन्ह है से, यहाँ से कारक चिन्ह है, यहाँ के कारक चिन्ह है, यहाँ के कारक चिन्ह है। जब भी इन कारक चिन्हों के बाद में इनका प्रयोग होता है किसी भी अविकारी अव्यय शब्द का तो ये सारे के सारे संबंध बोधक कहलाते हैं। मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी आप कारक चिन्ह के बाद इनका प्रयोग करेंगे तो ये सारे के सारे संबंध बोधक कहलाएंगे। तो जैसे मैं दोबारा से फिर लिख देता हूँ, सेनाएं आगे बढ़ी। अब इसमें मैंने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया,
अब इसको कैसे पहचानोगे? क्योंकि सेनाएं क्या है, संज्ञा है, वो आप पढ़ चुके हो। कौन सी संज्ञा है? समूहवाची संज्ञा है। तो जब आगे का प्रयोग किसी संज्ञा के साथ हुआ है, तो क्रिया तो थी यहाँ पे, क्रिया तो सब में है, चला गया, बढ़ी, जाओ, ये भी, लेकिन क्रिया के साथ साथ संज्ञा भी है। यहाँ संज्ञा नहीं थी। तो जब यहाँ संज्ञा नहीं थी, यहाँ केवल क्रिया के साथ हमने इनका प्रयोग किया, इसी वजह से क्रिया की विशेषता को बताने वाले क्रिया विशेषण कहलाए। लेकिन यहाँ हम क्रिया के साथ साथ यहाँ संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं, सर्वनाम का अगर प्रयोग करेंगे और तब हम इनका प्रयोग करेंगे तो उस कंडीशन में संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ या किसी कारक चिन्ह के बाद इनका प्रयोग करते हैं तो उस कंडीशन में ये संबंध बोधक कहलाते हैं। घर एक जातिवाचक संज्ञा जिसके अंदर सारे घर आ जाते हैं। सेना समूहवाची संज्ञा है। बंदर एक जातिवाची संज्ञा जिसके अंदर सारे बंदर आ जाते हैं। या फिर पशुओं में से किसी एक को लेंगे तो बंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। किताबें जातिवाचक संज्ञा जिसके अंदर सारी किताबें आ गई। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, जब भी हम इनका संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रयोग करें, कारक चिन्हों के बाद इनका प्रयोग करें, तो उस कंडीशन में यही शब्द, मैंने जानबूझ के एक ही शब्द का प्रयोग यहाँ किया है, तो यही शब्द सारे संबंध बोधक कहलाएंगे। अगर आपको अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर समझ में आ गया है तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। और आगे दूसरा जो हमें करना है वो करना है संबंध बोधक। इसके बारे में चीजें आप नोट करोगे, समझा में चुका हूँ। संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय में क्या होगा जी? जब किसी अव्यय का प्रयोग कारक चिन्ह, जब किसी अव्यय का प्रयोग वाक्य में, जब किसी अव्यय का प्रयोग वाक्य में कारक चिन्ह अर्थार्थ, जब किसी अव्यय का प्रयोग वाक्य में कारक चिन्ह अर्थार्थ परसर्ग के बाद हो तो वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। दूसरा, जब क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण मत लिखो, ये लिखो, जब अविकारी अर्थार्थ अव्यय का प्रयोग वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है तो वे संबंध बोधक, तो वे क्रिया विशेषण अव्यय न होकर पर संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक, क्रिया विशेषण अव्यय न होकर संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। दो चीज ध्यान रखनी है दोस्तों आपको, एक तो कारक चिन्हों के बाद इनका प्रयोग होना और दूसरा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद इनका प्रयोग होना। जब भी सेंटेंस में संज्ञा सर्वनाम आया, कारक चिन्ह आया, कैसे? ये देखो, ये एग्जांपल है सारे। घर संज्ञा है, सेना संज्ञा है, बंदर संज्ञा है, किताब संज्ञा है, से के कारक चिन्ह है। लेकिन कई बार कारक चिन्ह यहाँ होते ही नहीं है, यहाँ इसका प्रयोग संज्ञा के साथ हुआ है। अगर मैं कहूँ आगे बढ़ो तो क्रिया विशेषण है, सेनाएं आगे बढ़ी तो ये क्या कहलाया? संबंध बोधक। अंतर समझ में करो। मैंने जो आपको एक एग्जांपल दिया, आप किसी के भाई भी हो, आप किसी के पुत्र भी हो, आप किसी के पोता पोती भी हो, ठीक है, आप किसी के पति और पत्नी, माने मेल फीमेल जो भी जिस कंडीशन में है उसमें समझो, आपका रोल इस जीवन में अलग अलग एज में, अलग अलग पड़ाव में अलग अलग होगा। ऐसे ही इन अविकारी शब्दों का, अव्यय का जो रोल होता है, अलग अलग संदर्भों में हम प्रयोग करते हैं। कहीं ये केवल अव्यय है, अविकारी है, कहीं ये क्या बन रहे हैं? क्रिया विशेषण बन रहे हैं, जब ये क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। और जब ये विशेषण की विशेषता को बता रहे हैं तो ये परविशेषण भी बन रहे हैं। एक पंथ 5 काज, ये अविकारी भी है 1 काज, ये अव्यय भी है 2 काज, यही क्रिया विशेषण अव्यय भी है 3 काज। जब इनका प्रयोग विशेषण की विशेषता को बताने के लिए करेंगे, ये परविशेषण कहलाएंगे 4 काज। यही सारे के सारे क्या है? संबंध बोधक 5 काज। आपने तो 1 पंथ 2 काज पढ़ा है ना अब तक, मैंने 1 पंथ 5 काज पढ़ा रहा हूँ। तो इसी वजह से वाक्य प्रतिष्ठापन में शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों के अंदर सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन रिपीट होता है, क्योंकि आपको अविकारी शब्दों की निपात की समझ ही नहीं है।
कि आखिरकार जिन शब्दों पर हम किसी भी लिंग वचन काल कारक का परिवर्तन नहीं हो गई तो सारे अविकारी हैं। तो ये हमारे दो चीजें हो गई, एक तो क्रिया विशेषण पढ़ लिया हमने, दूसरे पढ़ लिया संबंध बोधक। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है, एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके बाद में वो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, वाक्य शुद्धि वाला जो है वाक्य प्रतिस्थापन, उस वाले टॉपिक को भी लेंगे, क्योंकि वो बड़ा हिस्सा है अलग अलग एग्जामों में। यहाँ तक अगर सारी चीज समझ में आ गई है तो सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अरुण, प्रतीक, ठीक है, राशिद, रचना, आंचल, सत्यम, प्रियांश, शशि, अर्पित, विशाल, विपुल, संगम, अजीत, लक्की, मोनू, नेहा, बबलू, अरविंद, सुभाष, सपना, आशीष, क्या बात है, वेरी गुड। चलो जी, क्लियर यहाँ तक, वेरी गुड। हाँ, यस और ओके लिखना है, नो सर नहीं लिखना है। नो से तो फिर मुझे ये समझ में आता है कि आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। हाँ राहुल, नो नहीं लिखना है, ये तो यस या ओके। पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग किया करो लाइफ में, पॉजिटिव रहोगे, ठीक है जी जी, वेरी गुड। विवेक, अर्चना, लक्की, सत्यम, आकाश, प्रवीण, प्रदीप, पारुल, जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए आगे बढ़े, आगे है तीसरा भेद संबंध बोधक, तो हो गया हमारा समुच्चय, समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय में हम क्या करेंगे जी, वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द समुच्चय बोधक अव्यय। वे अविकारी शब्द जो शब्दों, जो दो शब्दों वाक्यांश, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्यांश, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्यांश वाक्य को, दो शब्दों वाक्यांश वाक्य को जोड़ने का, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्यांश वाक्य को जोड़ने का कार्य, वाक्य को जोड़ने के लिए, वाक्य को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के, समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, और दूसरा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा क्या है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो ये आपको ध्यान रखना है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत हम और का प्रयोग करते हैं, वह का प्रयोग करते हैं, या का प्रयोग करते हैं, अथवा का प्रयोग करते हैं। और व्याधिकरण समुच्चय बोधक के अंदर हम की का प्रयोग करते हैं, चूंकि का प्रयोग करते हैं, ज्यों और त्यों का प्रयोग करते हैं, इसलिए का प्रयोग करते हैं, किंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, जिससे कि, उससे कि, जैसा, वैसा, तैसा, जैसे, वैसे, तैसे, यद्यपि, तथापि, यद्यपि, तथापि आदि। ये भी सारे अविकारी हैं। और को आप किसी भी लिंग वचन
में परिवर्तित कर नहीं सकते, वह का वे नहीं बना सकते, या का ये नहीं बना सकते, अथवा का अथवे और अथवे नहीं प्रयोग करते। आप जब भी प्रयोग किए हो तो आप इन्हीं का प्रयोग किए हैं। जो शब्द जैसे होते हैं उनका वैसा ही प्रयोग जो होता है वो कहलाते हैं अविकारी अर्थात अव्यय। लेकिन इनमें जब हम प्रयोग करते हैं कि दो शब्दों को जोड़ने का, इनको किस में प्रयोग करते हैं? दो शब्दों को जोड़ने का करते हैं। वाक्यांश कहते हैं सब सेंटेंस को, जिसको उपवाक्य भी कहा जाता है। या तो उपवाक्य को जोड़ने का काम करे या दो शब्दों को जोड़ने का काम करे। जैसे राम और लक्ष्मण, माता और पिता, अब दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, वाक्यांश को जोड़े। उसने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा, तो उसने कहा वाक्यांश है, मैं कल नहीं आऊंगा। वाक्य आपस में वाक्यांश के साथ वाक्य को और वाक्य के साथ दूसरे वाक्य को या जोड़ने का जो काम करते हैं उन्हीं को हम समुच्चय बोधक कहते हैं, क्योंकि समुच्चय का अर्थ ही जोड़ना होता है। समुच्चय का अर्थ क्या होता है? जोड़ना होता है। मैथ में भी यही काम करता है समुच्चय, समुच्चय पर में होती है। तो यहाँ समानाधिकरण का मतलब क्या है? जो समान आधार वाले शब्दों को जोड़ने का काम करे। जैसे माता और पिता है, दोनों जातिवाचक संज्ञा जोड़ रहा है। राम लक्ष्मण है, दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा जोड़ रहा है। जो समान आधार वाले शब्दों को जोड़ने का काम करता है वो किसी भी आधार से समान हो, या तो उनके लिंग समान हो, या उनकी जो है वचन समान हो, या फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हो, तो किसी भी आधार पर जो शब्द समान होते हैं या वाक्य समान होते हैं उनको जोड़ने का जो काम करेगा वो समानाधिकरण कहलाएगा। और जो अलग अलग आधार वाले वाक्यों को जोड़ने का काम करता है वो कहलाता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। और सारे के सारे वे शब्द हैं जिसको आप रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं। अब मैं सेंटेंस ले लेता हूँ, उनके आधार पर चीजों को समझने की कोशिश करना। राम व लक्ष्मण दोनों सगे भाई थे। दूसरा, माता और पिता की हमेशा बात माननी चाहिए। रणवीर या रणधीर में से कोई एक जाएगा। रणवीर या रणधीर में से कोई एक जाएगा। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। यद्यपि मैं वहां नहीं था, तथापि पूरी घटना बता सकता हूँ। यद्यपि मैं वहां नहीं था तथापि पूरी घटना बता सकता हूँ। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। वह घड़ी मिल गई जो आपने मुझे जन्मदिन पर दी थी। मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, किंतु रेलगाड़ी चली गई। प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, इसमें हमने यहाँ दो शब्दों को जोड़ने के लिए वह का प्रयोग किया, यहाँ और का प्रयोग किया, यहाँ या का प्रयोग किया।
सूरज निकला अंधेरा भागा, दो अलग अलग सेंटेंस है जिनको हम सरल वाक्य कहते हैं। गांधी जी ने कहा ये वाक्यांश है जिसको हम उपवाक्य कहते हैं, सब सेंटेंस कहते हैं। इसको सदा सत्य बोलो सरल वाक्य के साथ जोड़ दिया गया। यद्यपि मैं वहां नहीं था, तथापि के द्वारा पूरी घटना बता सकता हूँ। इस सेंटेंस को पहले वाले सेंटेंस के साथ जोड़ दिया गया। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। यहाँ काटना बोने पर डिपेंड है, और वो डिपेंड किसकी वजह से हुआ, जैसा और वैसे की। जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ भरनी करनी पर डिपेंड है, किसकी वजह से डिपेंड हुआ, जैसी और वैसी। वह घड़ी मिल गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी, यहाँ आपने मुझे जन्मदिन पर दी थी। ये वाला सेंटेंस वह घड़ी मिल गई के साथ जो के द्वारा जोड़ दिया गया। जो यहाँ क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा किंतु रेलगाड़ी चली गई। रेलगाड़ी चली गई एक अलग वाक्य है, मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा एक अलग उपवाक्य है। किंतु के द्वारा जोड़ दिया गया, इसलिए यहाँ किंतु, जो, जैसा वैसा, जैसी वैसी, यहाँ तथापि, कि, इसलिए, या, और वह, ये सारे के सारे क्या हैं, समुच्चय बोधक अव्यय हैं। और ये सारे सेंटेंस कौन से हैं, समुच्चय बोधक वाक्य के सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हमने अव्यय का प्रयोग भी वही किया। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर यहाँ एक और लिख लो, जो, ठीक है। ये भी क्या कहलाता है, हमारा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब समानाधिकरण पूछे तो आप समानाधिकरण कहो, व्याधिकरण पूछे तो आप उसको व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहो। तो ये थे हमारे तीन, कौन कौन से, एक तो क्रिया विशेषण अव्यय। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से आपने ये सारी चीजें सीख ली। क्रिया विशेषण अव्यय कंप्लीट हो गया, संबंध बोधक अव्यय कंप्लीट हो गया, और ये तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय कंप्लीट हो गया। अब विषम्य बोधक अव्यय निपात को पढ़ेंगे कल। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना, हाँ, संबंध बोधक में सर्वनाम भी होता है, वो लिखा तो हुआ है। अब एक ही चीज को इस तरह पूछोगे तो मजा थोड़ा ही आएगा। आपको जब एक चीज लिख दी, सर्कल कर दी और एग्जाम्पल बता दिए उसके, तो फिर आपको डाउट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो चीज एक ही है, ये क्या लिखा हुआ है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाए। वह दीवार के ऊपर बैठा है, राम दीवार के ऊपर चढ़ा है। ठीक है, तो वह तो एक ही है, राम के स्थान पर वह का प्रयोग कर लिया, तो संज्ञा है या फिर सर्वनाम है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कारक चिन्ह जाने के आप कर्ता ने क्रम को कर्ण से के द्वारा, तो ये क्या है, कारक चिन्ह है, संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रयोग करेंगे। इसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय के कौन से दो प्रकार होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण, ये भी आपको पता चल गया। ये काम किस चीज का करते हैं, ये तो दो शब्दों को जोड़ते हैं, या वाक्यांश यानी कि उपवाक्य जिसको हम कहते हैं। इसी वाक्यांश का दूसरा नाम क्या है, इसी वाक्यांश का दूसरा नाम है वाक्य। क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं, सबसेंट है, या फिर ये वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। कैसे जोड़ते हैं, ये रहे। तो ये सारे के सारे ही समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। ये सारे के सारे सेंटेंस क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण है, समुच्चय बोधक अव्यय के। ये आपको ध्यान रखना है, क्या है सब, समुच्चय बोधक अव्यय। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने ये सारी चीजें सीखी। फोर्थ है हमारा, जो कि कल पढ़ेंगे, विषम्य बोधक अव्यय। विषम्य बोधक अव्यय बड़ा ही आसान है इसको पहचानना। जब भी किसी शब्द के बाद में ये चिन्ह दिखाई दे, आंखें बंद करके वो शब्द विषम्य बोधक, और वो सेंटेंस विषम्य बोधक वाक्य कहलाएगा। क्लियर? इसको कहते हैं हम संबोधन बोधक चिन्ह, इसको कहते हैं विषम्य बोधक चिन्ह। जब भी ये विषम्य बोधक चिन्ह किसी शब्द के बाद लगा हुआ मिले तो वो अव्यय शब्द कहलाएगा, विषम्य बोधक, अविकारी शब्द होगा वो। और जब भी ये किसी सेंटेंस में मिले आपको तो वो वाक्य ही विषम्य बोधक वाक्य कहलाएगा। तो इसको करेंगे कल वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही। अब जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आप पूछना चाहते हो, जो भी बताना चाहते हैं, अब उस पर चर्चा करेंगे। चलो जी, एसएससी जीडी के लिए पर्यायवाची याद करना, हाँ वो तो देखो उसकी कोई तरीका नहीं है। अब मैंने कई बार आपको समझाने की कोशिश की, पूरी हिंदी की शब्दावली हो या इंग्लिश में वोकेबुलरी हो, इन सबका आप एक दिन या 2 दिन में इनको तैयार नहीं कर सकते हो। जिस प्रकार जब आपकी नौकरी लगेगी, आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे वहाँ कम से कम 40 आदमी काम कर रहे होंगे। उन 40 आदमियों का नाम आप एक दिन में याद नहीं कर लोगे। ये जिससे आपका परिचय होता रहेगा टाइम टू टाइम, उसका नाम और उसका काम आपको याद रहेगा। ऐसे ही पर्यायवाची विलोम शब्द, एकार्थी अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, आप एक दिन में नहीं करोगे। ठीक है, चलो जी। नोट्स कैसे बनाए, नोट्स तो बनाए हैं भाई। अब इसमें क्या बना लोगे आप, और इसको पहले समझना है। ये 10 सेंटेंस दे दिए, और 10 सेंटेंस पूरे टॉपिक के लिए नहीं है, 10 सेंटेंस केवल टॉपिक के एक पार्ट के लिए बताएं। तो 10 सेंटेंस तो आपके ये हो गए विषम्य बोधक के। यहाँ भी सारे विषम्य बोधक शब्द लिख दिए, यहाँ उनके प्रकार लिख दिए, यहाँ इनके डेफिनेशन लिख दी। इसके अलावा क्या नोट्स बना लोगे आप? 4 किताबों को भी एक जगह लेके आओगे तो भी आपको इतना कंटेंट नहीं मिलेगा, और इस सीक्वेंस में तो कभी नहीं मिलेगा, और इतना लॉजिकली नहीं मिलेगा। ये जितने भी मैंने एग्जांपल दिए हैं, जो भी तरीका यहाँ रखा है, किसी किताब में नहीं आएगा, ना आएगा तो मेरी किताब में आएगा। तो इसीलिए थोड़ा किताबों से ऊपर उठ के तैयारी करो, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। अब सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ रहे हो, एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ रहे। एग्जाम तो लाखों बच्चे देते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो कुछ ही हजारों बच्चों का होता है। कई बार तो 1000 पोस्ट भी नहीं होती है, कमी होती है, वहाँ से अपनी सीट निकालनी होती है। तो इसीलिए इसी सीक्वेंस में हमने कहाँ से चीजें शुरू की, देखा कितनी बार ये बोल बना। अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं, फिर इसकी 2 चीज बताई, क्या जरूरत है मुझे 2 बार बताने की। फिर इसके भेद बताए 4, 5 भेद कब होंगे ये भी बताए, 4 कब होंगे किसके अनुसार ये भी बताए। इसी किताब में लिख ही नहीं रहा है, तो नोट्स की जरूरत कहाँ पड़ गई तुम्हें? जब क्लास नोट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे चीजें सीक्वेंस में आ रही है, आपने समझ ली, तो आने वाली पीढ़ी के लिए आप नोट करके रखोगे इसको। यहाँ बहुत सारे फोल्डर खाली है दिमाग में, उसमें सेव करो चीजों को। ये गलत आदत डाली बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है। एक ही बच्चा हिंदी स्पेशल के 2-2 बैच खरीदता है, ठीक, 3-3 भी खरीदता है। एक ही हिंदी को 4 साल पहले भी पढ़ रहे थे, उस हिंदी को अभी पढ़ रहे हैं, 4 साल बाद फिर पढ़ते मिलोगे। ऐसी कौन सी हिंदी में क्या बोला आ गई भाई, आपको एक बार नहीं समझ सकते? उसका रीजन यही है कि आप सबसे ज्यादा ध्यान देते हो चीजों को नोट कर देने, समझने में देते ही नहीं है।
समझ से लोग भर्ती होते हैं, नोट करने से भर्ती नहीं होते, नोट्स बनाने से भर्ती नहीं होते। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को देखा कि जब उनका मैंने नोटबुक या रजिस्टर उठा के देखा तो उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें लिखी हुई थी, लेकिन जब वो पेपर देने गया परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। उसका रीजन क्या है? सारा फोकस, सारा ध्यान रजिस्टर बनाने पे है, नोट करने पे है, नोट डाउन करने पे है। रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन। इस उम्र में भी आगे अगर आप वही हरकत करोगे 9th to 12th वाली, वहां आपका जो होमवर्क चेक होता था उस पर गुड वेरी गुड मिलते थे, उस कॉपी पे नंबर देते थे टीचर। तो उसमें आपको ब्लैक पेन, ब्लू पेन, हेडिंग डाल डाल के सारी चीजें लिखनी होती थी सजा सजा के, क्योंकि वहां उस सजावट के नंबर मिलते थे आपको गुड वेरी गुड। यहाँ कोई आपको गुड वेरी गुड थोड़ी दे रहा है, यहाँ कोई देख भी नहीं रहा है आपके नोट्स को आपके अलावा। तो आपका फोकस होना चाहिए सबसे ज्यादा ये।